मैं आज आई हूँ एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर और ये मुद्दा है डेंटल केयर इन प्रेगनेंसी। आपको नहीं लगता कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारा सारा तवज्जो, सारा ध्यान बस इसी बात पर होता है कि हमारे जो बच्चा है कोख में उसकी देखभाल, उसका पालन पोषण, उसकी खुराक बेहतर हो और हमारी प्रेगनेंसी में कोई तकलीफ ना आए, और हम और जो बाकी दुनिया की बातें हैं कई बार वो भूल ही जाते हैं और शायद हम अपनी पर्सनल केयर और देखरेख जो होती है, खासकर जो दांतों की देखरेख होती है, उसको हम कहीं ना कहीं निग्लेक्ट कर जाते हैं। आप सभी को मालूम है कि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स बढ़ते हैं और बढ़ते चले जाते हैं, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और उसके कारण हमारे को केवल प्रेगनेंसी होने के कारण 4 किस्म की खास दांतों में तकलीफ आ सकती है। अब मुंह के अंदर जबान होती है, दांत होते हैं, मसूड़े होते हैं और पानी होता है यानी सलाइवा। तो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस कहने का मतलब ये है कि जो आपके मसूड़े हैं वो सूज जाते हैं। दूसरी बात कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, दरअसल ये नाम बहुत बड़ा है और अगर बताऊं तो ये एक प्रेगनेंसी के दौरान डेंटल ट्यूमर है, जिसे प्रेगनेंसी ट्यूमर कह सकते हैं, और ये ट्यूमर जो है ये भी मसूड़ों पे ही आता है और ये भी सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से होता है। तीसरी बात, आपको तो मालूम है प्रेगनेंसी में खट्टे डकार आते हैं, उल्टी आती है, उबकाई आती है और इसके अंदर एसिड होता है। ये जो एसिड है ये आपके दांतों की जो अंदर की तरफ, जो जबान की तरफ है और जो नीचे के दांत हैं जो कि आपकी मैक्सिला है, खासकर उनको इफेक्ट करता है, क्योंकि ये एसिड वो दांतों की जो परत है जिसे कि इनेमल बोलते हैं उसको गलाता है, यानी कि इरोजन करता है। और चौथी बात ये है कि आपके जो मुंह में जो रस देने वाले, सलाइवा देने वाले, मुंह को गीला रखने वाले जो लिक्विड्स होते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड्स जो पानी देते हैं, वो कम पानी देने लगते हैं और इसको ड्राई माउथ बोलते हैं, जिसका एक बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा नाम है जिसे हम ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं। तो अगर आपने इस बात पे गौर किया हो तो केवल 4 मैंने आपको चीजें बताई जो केवल प्रेगनेंसी की वजह से आपको हो सकती हैं दांतों में या माउथ की कैविटी में, ओरल कैविटी में। आइए हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे को दांत में तकलीफ होगी तो किस प्रकार की हो सकती है। देखिए 3 सिचुएशन हो सकती है। पहले की कोई इमरजेंसी हो गई, इमरजेंसी या हमें प्रोफाइलैक्सिस यानी प्रिवेंशन के लिए जाना है, और तीसरा कॉस्मेटिक। अब इमरजेंसी में क्या हो सकता है, बहुत जोर की दांत में, मसूड़े में दर्द हो सकती है और मसूड़े के वहां पे या दांत के वहां पे एक पस का पॉकेट यानी एब्सेस बन सकता है, टीथ। ये तो हुई इमरजेंसी। कई बार ये भी होता है कि चोट लग जाती है और दांत का फ्रैक्चर ही हो जाता है, डेंटल फ्रैक्चर। ये तो हुई इमरजेंसी सिचुएशन। दूसरी होती है प्रिवेंशन यानी प्रोफाइलैक्सिस। उसमें क्या होता है, जैसे कि हमें अपने दांतों के अंदर जो टाटर है उसकी सफाई करवानी है, स्केलिंग करानी है, शाइनिंग करानी है, ये सिचुएशन है। कभी कभी हमको रेस्टोरेशन भी कराना पड़ता है। रेस्टोरेशन का मतलब ये है कि आपकी दांत की जो कैविटी है उसमें जो हमने फिलिंग डाली हुई थी वो आधी निकल गई, पूरी निकल गई, कभी कभी तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी कराना पड़ता है। फिर फाइनली बात आती है कॉस्मेटिक की। कॉस्मेटिक का मायना ये है कि हमको अपने दांतों की ब्लीचिंग करवानी है। तो सवाल ये है कि इमरजेंसी प्रोसीजर कब कराना है, प्रिवेंशन और मेंटेनेंस का प्रोसीजर कब करवाना है और कॉस्मेटिक प्रोसीजर कब करवाना है, और क्या करवाने की भी आवश्यकता है कि नहीं, ये 9 महीने में। अगर आपको बहुत जोर की दर्द होगी या एब्सेस होगा और इमरजेंसी होगी तो चाहे पहले 3 महीने हो या बीच के हो या आखिर के 3 हो, आप जाएंगे ही डॉक्टर के पास, और अगर डॉक्टर एडवाइस करेंगे ट्रीटमेंट तो आप करवाएंगे ही। पहले 3 महीने नाजुक होते हैं क्योंकि बच्चा उस वक्त डेवलप हो रहा है, उसके जो शरीर के अंग है ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है, और खासकर 18 से जो 60 दिन होते हैं पहले, वो सबसे ज्यादा कोमल होते हैं। वैसे तो 14 हफ्ते तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, पर जो 18 से 60 दिन होते हैं वो खासे नाजुक होते हैं। आखिर के 3 महीने भी नाजुक होते हैं क्योंकि ये डिलीवरी का टाइम है और हम नहीं चाहते कि समय से पहले कोई बात हो जाए। गर्भ में डेंटल उपचार कब कराएं? अगर आप प्लान्ड प्रेगनेंसी है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही आप अपने डेंटिस्ट को जाके अपने दांतों की देखरेख कराएं और कायदे से हर 3 महीने पे जाना चाहिए।
जब प्रेगनेंसी हो जाए या तो उस 3 महीने के साइकिल को कंटिन्यू करें, और यदि आपको नहीं पता था या किसी ने आपको एडवाइस नहीं दिया तो जो बीच के 3 महीने हैं यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर है जो 14 से 28 हफ्ते का है, वो सबसे बेस्ट टाइम है जाने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए। यदि आवश्यकता हो जाइए जरूर, ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो तो कराइए। उसमें भी जो ये 3 महीने, उसमें भी जो 14 से 20-22 हफ्ते का टाइम है वो उससे भी बेहतर है। अगर हमको कोई प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कराना है, जैसे स्केलिंग करानी है, क्लीनिंग करानी है, टाटर रिमूवल कराना है, प्लाक रिमूवल कराना है, तो हम कब करा सकते हैं? देखिए, इमरजेंसी तो तीनों ट्राइमेस्टर में यानी पूरे 9 महीने में आपको जाना पड़ेगा। आपके डेंटल सर्जन पे डिपेंड करता है कि वो क्या पहले 3 महीने में उस चीज को टाल के बीच के 3 महीने में ट्रीटमेंट कराएं या वो पूरे 9 महीने टाल के डिलीवरी के बाद ट्रीटमेंट कराएं। पर अगर आपको प्रिवेंशन वाला ट्रीटमेंट कराना है तो आप आइडियली सेकेंड ट्राइमेस्टर में, उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट थर्ड ट्राइमेस्टर और उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कहने की मतलब ये है कि आप करा तो सारे 9 महीने में सकती हैं, पर अगर आपको चॉइस हो तो बीच के 3 महीने, उसके बाद आखिर के 3 महीने और उसके बाद पहले 3 महीने की आप चॉइस ले सकती हैं। यदि आपकी कोई कैविटी वगैरह निकल जाए, फिलिंग निकल जाए या रूट कैनाल कराने की भी जरूरत है तो भी आप सारे टाइम करा सकती हो। सेकेंड ट्राइमेस्टर बेस्ट है। जब आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं और वो आपको एडवाइस करती हैं डेंटल डॉक्टर के पास जाने को, तो आप क्या क्या बातें बताएंगी? आप ये बताएंगी कि आप गर्भवती हैं, आप कितने महीने की प्रेगनेंसी, कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी में हैं, आपको प्रेगनेंसी के साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, जैसे कि मिसकैरेज की हिस्ट्री तो नहीं थी, मिसकैरेज के कोई लक्षण, थ्रेटन्ड मिसकैरेज के, अबॉर्शन के लक्षण आपकी प्रेगनेंसी में फिलहाल तो नहीं आए, और साथ में कोई और बीमारी जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की बीमारी तो नहीं चल रही, उसकी कोई दवाइयां तो ले रही, आपको कोई डायबिटीज पहले से तो नहीं है या प्रेगनेंसी की वजह से डायबिटीज यानी जेस्टेशनल डायबिटीज तो नहीं हुई है। अगर आपको कोई दमे की तकलीफ है तो भी बताएं। अगर आपको डायबिटीज की तकलीफ है तो आपके डेंटिस्ट यकीनन आपसे 3 मंथ की शुगर कंट्रोल का HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाएंगे, और उनको जरूरत होगी तो वो अगले दिन फास्टिंग ग्लूकोज भी कराएंगे। वो उसके पैरामीटर्स को मद्देनजर रख के, और आपका अगर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, कहने का मतलब है शुगर कंट्रोल बढ़िया होगा, तभी वो आपकी आमतौर पे कोई प्रोसीजर में इंटरवीन करेंगे। और कई औरतों को प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए ब्लड थिनर जैसे एस्पिरिन, लोप्रिन भी दिया जाता है। आप समझते ही हैं कि अगर कोई ब्लड थिनर पे होता है और अगर हम उसका कोई डेंटल ट्रीटमेंट करते हैं, खासकर रूट कैनाल वगैरह, तो ब्लीडिंग के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसमें डेंटल सर्जन को गायनोकोलॉजिस्ट के साथ संपर्क करना चाहिए, सलाह मशवरा करना चाहिए। यदि वो दवा रोकने की जरूरत है तो उसको करीब 5 दिन या 1 हफ्ते पहले रोका जा सकता है। डेंटल ट्रीटमेंट करने के 5-6 दिन बाद वापस रिस्टार्ट करा जा सकता है। ये सब चीजें जिसको हम बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी लाइजन, यानी आपस में हर एक स्पेशलिटी के लोग बातचीत करते हैं। यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई एंटीबायोटिक खाने की आवश्यकता है तो पहले 3 महीने में तो कायदे से हो सके तो 18 से 60 दिन में कोई एंटीबायोटिक खाए ही ना। पर अगर उस इलाज में एंटीबायोटिक खाने की जरूरत है तो एंटीबायोटिक्स भी बेबी फ्रेंडली हैं कि नॉन बेबी फ्रेंडली हैं, ये देखना पड़ता है। तो उसमें वो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो बेबी फ्रेंडली है, और उसमें भी रिस्क पैरामीटर्स के हिसाब से दी जाती हैं। आप अगर प्रेग्नेंट है और आपको अपनी डेंटल केयर करनी है तो आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, दिन में 2 बार तो आप ब्रश करेंगे ही। डेंटल फ्लॉस एक पतली सी तार होती है जो दांतों के गैप्स के बीच में इस्तेमाल करी जाती है। यदि आप करती रही हैं तो उसको कंटिन्यू करें। यदि डॉक्टर आपकी एडवाइस करते हैं तो आप दिन में 1 बार डेंटल फ्लॉस भी कर सकती हैं। आप मुंह में गार्गल भी कर सकती हैं। यदि आपके मुंह से बास आ रही है ज्यादा तो वो कई बार इसलिए हो सकता है कि अंदर से आपके एसिड बन रहा है, क्योंकि आपका प्रेगनेंसी में एसिड ज्यादा बढ़ता ही है, और अगर वोमिटिंग हो रही है तो भी एसिडिटी हो रही है, और वो जो एसिड है वो अगर गले में आएगा तो गले में जो आपके वॉइस बॉक्स के जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो तो बैठेंगे ही बैठेंगे, पर आपके दांतों का अंदर का एरिया भी आपका डिस्टर्ब होगा, जो मैंने आपको कहा कि इनेमल उसका उतरेगा और इरोजन होगी। तो खास बात सभी के ध्यान के लिए, यदि आपको उल्टियां आ रही हैं तो उल्टी आने के बाद आप अपने मुंह को रिंस कर लीजिए, यानी कि आप कुल्ला कर लीजिए नॉर्मल पानी के साथ, पर उसके बाद आप ब्रश ना करें, क्योंकि ये जो एसिड है वो आपके दांतों पे अटैक कर रहा है, और अगर आप उस वक्त ब्रश करेंगी तो वो उस इनेमल को, जो इरोजन है दांतों की परत को, और निकाल देगा।
आपके दांत में दर्द हो सकता है, मसूड़ों में दर्द हो सकता है, मसूड़ों में सूजन हो सकती है, आप कोई ग्रोथ यानी कि कोई ट्यूमर जैसी चीज उगती देख सकते हैं, मुंह बहुत सूख सकता है, दांत जो है पीले पड़ सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा खट्टी डकारें आने की वजह से ऐसा भी लग सकता है कि जो मेरे दांत हैं वो थोड़े से रफ से हो गए हैं। उसके सिवा अगर आपको पहले से ही कोई दांत में फिलिंग थी, हो सकता है फिलिंग बाहर आ गई, हो सकता है कि दांत में कीड़ा लग गया वगैरह वगैरह। तो आप तो समझते हैं कि जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो आमतौर पे अगर उनको कोई ऐसा अंदेशा लगता है, संदेह लगता है कि हाँ दांत में कोई कीड़ा है, तो वो हमें एक्सरे करने को बोलते हैं, रेडियोग्राफी यानी कि डेंटल एक्सरे। क्या गर्भवती महिला दांतों का एक्सरे करवा सकती है? कायदे से एक्सरे नहीं कराना चाहिए, सिर्फ तब कराना चाहिए जब वो अति आवश्यक हो। तो कराने को तो आप तीनों ट्राइमेस्टर्स यानी 9 के 9 महीने करा सकती है, पर अगर कोई एक 3 महीना है जिसमें आपको बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, यदि अति आवश्यक न हो, तो उसको कहते हैं पहला 3 महीना। क्यों? क्योंकि एक्सरे 16 हफ्ते तक बच्चे की बनावट में डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंग बन रहे हैं। पर अगर कराने की भी जरूरत है तो आप समझिए, एक ऊपर से नीचे की तरफ एक्सरे होता है, एक नीचे से ऊपर की तरफ होता है। नीचे से ऊपर की तरफ वाला ज्यादा बेहतर होता है। दूसरी बात, आपको अपने बेबी को, पेट में जो कोख में जो बच्चा है उसको प्रोटेक्ट करना है, तो आपको एक लेड एप्रन यानी एक किस्म का गाउन पहनने को दिया जाता है, जिसमें खासकर जो एप्रन है वो आपके पेट को, एब्डोमिनल शील्ड को प्रोटेक्ट करता है, साथ में थायराइड को भी प्रोटेक्ट करता है। ये पहना जा सकता है। यहाँ तक कि यदि आपकी डॉक्टर डेंटिस्ट डॉक्टर हो और वो खुद प्रेग्नेंट हो या उनकी नर्स असिस्टेंट भी प्रेग्नेंट हो, तो उनको भी लेड एप्रन पहनाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि आप डबल लेड एप्रन भी पहन सकती हैं, तो जरूरत पड़ने पे एक्सरे कराया जा सकता है। सुबह की अपॉइंटमेंट अवॉइड करें, क्योंकि सुबह के वक्त आपको तो मालूम है उल्टी ज्यादा आती है। अच्छा, अगर आपकी अपॉइंटमेंट दिन की भी है, जो कि ज्यादा बेहतर टाइम है, अगर आप लेटी हैं और पहले 2 जो ट्राइमेस्टर होते हैं उसमें आपको सीधे लिटा सकते हैं, बिठा सकते हैं। अगर आपको बिठाया है और आपको अचानक से उल्टी आने लगती है, हल्का लिटाया है, रिक्लाइन करा, आपको उल्टी आने लगती है, तो आपको उठ के बैठना है और आपको नॉर्मल वाटर से, कोल्ड वाटर से, लूकवार्म वाटर से कुल्ला करना है। मैंने फिर बोला, ब्रश नहीं करना है। कई बार ये भी होता है कि जब हमारा आखिर का 3 महीना होता है तो नॉर्मली ऐसे बिठा के डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करते और हाफ रिक्लाइन करके भी नहीं करते और पूरा लिटा के भी नहीं करते। तो आपने तो सुना होगा उल्टे हाथ की करवट यानी लेफ्ट लैटरल पोजीशन। कहने का मतलब ये है कि बच्चे को मैक्सिमम ब्लड सप्लाई कब मिलती है? जब लेडी लेफ्ट लैटरल पोजीशन यानी उल्टे हाथ की करवट करके लेटती है। तो डेंटिस्ट भी कई बार आपको उल्टे हाथ की करवट करके लेटाते हैं और फिर आपका डेंटल ट्रीटमेंट करते हैं। कई बार उसको फैसिलिटेट करने के लिए पूरा उल्टे हाथ की करवट नहीं करी तो कम से कम आपका जो राइट हिप है यानी बैक है, उसके पीछे एक गद्दा तकिया रख देते हैं ताकि आप थोड़ा सा ट्विस्ट करें। और अगर उसमें आप कंफर्टेबल नहीं है और या बच्चे की धड़कन सही नहीं है तो और हम ट्विस्ट कराते हैं। कई बार डेंटल ट्रीटमेंट के दौरान ये भी देखना पड़ता है, आप तो समझते ही हैं, प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी हार्ट रेट तो बढ़ ही जाता है, रेस्पिरेटरी रेट, सांस का रेट भी बढ़ जाता है। फिर सवाल ये उठता है कि जो हम ये लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ये क्या सेफ होता है प्रेगनेंसी के दौरान? हाँ जी, सेफ होता है। पर बहुत से लोकल एनेस्थीसिया के अंदर ब्लीडिंग कम करने के लिए एक दवाई होती है जिसका नाम होता है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन भी पूरे 9 महीने दिया जा सकता है, पर डॉक्टर को किस बात का ध्यान रखना है कि वो आपके ब्लड वेसल के अंदर ना दे, क्योंकि उससे क्या है, ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो जाएगी। कम होगी तो किधर कम होगी, बेबी के लिए भी कम हो सकती है। ये कुछ एहतियात हैं जो डॉक्टर का काम है बरतना, पर आपको भी मैंने बता दिया। फिर ये भी बात होती है कि एक ना वाटर फ्लोरिडेशन एक चीज होती है। कहने का मतलब ये है कि जो पानी होता है उसमें फ्लोरीन का कंटेंट होना चाहिए। आपने देखा होगा टूथपेस्ट कई सारे होते हैं, वो कहते हैं इसमें फ्लोराइड है। फ्लोराइड की क्यों जरूरत होती है? फ्लोराइड जो होता है वो हमारे दांत जो होता है उसके जो इनेमल है, परत है, उसको स्ट्रॉन्ग रखता है। तो यदि आप ऐसी जगह में रह रहे हैं जहां पर आपका पानी फ्लोरिडेटेड नहीं है या आप कोई पर्टिकुलर टाइप का टूथपेस्ट नहीं यूज करें जो फ्लोराइड वाला है, तो नॉन फ्लोरिडेटेड जगह में आपको 1 मिलीग्राम की फ्लोरीन की टैबलेट या ड्रॉपलेट्स दिए जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। क्यों? आपके दांतों का तो बचाव हो ही रहा है, पर उससे भी ज्यादा जो बच्चे के
जो दांत डेवलप होंगे उसके भी प्रिवेंशन के लिए ये काम आता है। इवन ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो परत भी जो केरीज जो दांत होते हैं उसमें ना लगे, इस तरह से सोचा जाता है। अनेक मैंने आपको बातें बताई, और एक के बाद एक मैंने आपको जो ये बातें बताई उसमें मुद्दा ये है, दांतों का ख्याल हमेशा रखें। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले भी डॉक्टर को मिलें। प्रेगनेंसी के दौरान खासकर बीच के 3 महीने पे डॉक्टर के पास जाएं। यदि डॉक्टर कोई इलाज बोले और वो आवश्यक है तो करवाएं। अपने गायनेकोलॉजिस्ट और डेंटल डॉक्टर को संपर्क में रखें। कौन सी दवाइयां आप खा रही हैं और कौन सी एंटीबायोटिक्स आपको दी जाएंगी, इनके बारे में आप खुलासे से सभी को बताएं। डेंटल केयर कुछ हद तक आपके खुद के हाथ में है, और जो प्रेगनेंसी के साथ जुड़ी हुई ये डेंटल इश्यूज हैं, ये भी बहुत मेजर नहीं होते यदि आपने अपना ध्यान रखा है। इस बात पे हमेशा तवज्जो देंगे कि मेरे दांतों में कोई तकलीफ तो नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान, और आपकी डेंटल केयर इम्पॉर्टेंट है। और कई बार जो आप खुराक ले रही हैं, फ्लोरीन इंटेक ले रही हैं, वो आपके बच्चे के लिए डेंचर और दांतों के लिए भी आवश्यक है। इसी के साथ आप सबसे इजाजत लेती हूँ। मैं डॉक्टर पूजा दीवान, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट। बाय बाय, थैंक यू, अलविदा, शबा खैर, स्टे सेफ, स्टे डेंटली सेफ।